Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व एंड लाइसिस के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट वाली क्लास में हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तक स्टडी किया था कि ये क्या होता है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो यूटिलिटी हमें गेन हो रही है किसी भी एडिशनल यूनिट को लेने के लिए, एडिशनल प्रोडक्ट के यूनिट को लेने के लिए हमें अपने कॉम्बिनेशन का जो दूसरा यूनिट है, जो हमारी दूसरी कमोडिटी है, उसके कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम वहाँ पर, तो वो बन जाती है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जिस रेट में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपने सारा अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। तो चलिए आगे बात कर रहे हैं लॉ ऑफ DMRS के बारे में। लॉ ऑफ DMRS क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स लेगा, मान लीजिए कमोडिटी एक्स के ज़्यादा यूनिट्स लेगा, तो ही विल बी विलिंग टू गिव अप द लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। अब हमने क्या इसके मीनिंग में क्या डिस्कस किया था कि किसी मान लीजिए कमोडिटी एक्स है, इसके यूनिट्स को ज़्यादा लेने के लिए, एडिशनल यूनिट्स को लेने के लिए उसे जो है वाई के कुछ यूनिट्स को देना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। ओके, तभी वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रह के, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे रह के अपनी इंडिफरेंस कर्व सेम के ऊपर रहता है। तो जैसे जैसे ये एक्स के यूनिट्स बढ़ाएगा, ये इसकी जो गिव अप करने की इच्छा है वाई के यूनिट्स को, वो कम होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे ये एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, यहाँ पे भी लो तो DM जो हमने वो पढ़ा था DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे ये एक्स के ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो एक्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है इसकी क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। अगर उसकी यूटिलिटी डाउन हो रही है तो उसे और यूनिट्स नहीं चाहिए, तो इसकी जो गिव अप करने की इच्छा है, विलिंगनेस है, वो भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, MRS of a commodity X for a commodity Y will go on diminishing while the level of satisfaction of consumer remains the same. तो जो सब्स्टिट्यूट करने का जो MRS है वो उसका डिमिनिशिंग करता है, लेकिन जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो आपका सेम ही रहता है। तो इसको हम समझते हैं इस चार्ट की हेल्प से। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाई गई आपको 4 ABCD। इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन में जो आपको मिल रहे हैं एप्पल, वो 1 एप्पल मिल रहा था और 10 ऑरेंजेस मिल रहे थे। ठीक है, तो अगर उसको B कॉम्बिनेशन लेना है, अगर वो 1 मोर एप्पल कंज्यूम करना चाहता है, तो वो यहाँ पर कितने ऑरेंजेस को गिव अप कर रहा है? 3 ऑरेंजेस को गिव अप कर रहा है। अगर उसे 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल लेना है तो उसे कितने यूनिट्स, यहाँ पर कितने यूनिट्स ऑरेंजेस के गिव अप कर रहा है? वो 2 कर रहा है। 1 मोर यूनिट के लिए वो कितने गिव अप कर रहा है? 1 ऑरेंज को गिव अप कर रहा है। तो गिव अप करने का जो उसका रेट है वो कम होता जा रहा है। पहले 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए उसका जो सब्स्टिट्यूट करने का रेट है वो क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो टेबल 2 इंडिकेट्स करता है कि जो कंज्यूमर है वो 3 ऑरेंजेस को गिव अप कर रहा है 1 सेकेंड एप्पल को लेने के लिए, और 2 ऑरेंजेस को कर रहा है थर्ड एप्पल के लिए, और 1 ऑरेंज को कर रहा है फोर्थ एप्पल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंजेस गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो उसको सब्स्टिट्यूट करने का रेट है वो डिमिनिश करता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम ही रहता है, यही उसका कॉम्बिनेशन। तो ये उसको कोई भी दे सकते हैं हम, ABCD कोई भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है, तो वो सेम ही सेटिस्फेक्शन पे रहता है। तो वो जो गिव अप कर रहा है यहाँ पर, पहले तो उसने इतने यूनिट्स छोड़े ऑरेंजेस के, फिर उसने 2, फिर उसने 1। ठीक है, पहले यहाँ पे 3 छोड़ दिए, फिर 2 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश कर रहा है यहाँ पर। तो DMRS एंड द लॉ रिलेटिंग टू इट कॉल द DMRS रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिमिनिश करता जा रहा है उसे हम लॉ ऑफ DMRS कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश क्यों होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो DMRS है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये एक्सटेंसिव फॉर्म है लॉ ऑफ DMU की। DMU में आपको क्या बताया था, DMU में ये कहा था, हमने स्टडी किया था कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है उससे मिलने वाली जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश करती जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द कंजम्पशन ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, अगर हम गुड्स की डिक्रीज करते हैं कंजम्पशन को तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ए पॉइंट पर कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर रहा है 1 एप्पल, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल मिल रहा था उसे और 10 ऑरेंजेस मिल रहे थे, और सेकंड कॉम्बिनेशन में से 2 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो 3 ऑरेंजेस को गिव अप कर रहा है 1 मोर एप्पल के लिए। तो DMU के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, जो मार्जिनल यूटिलिटी है एप्पल से मिलने वाली उसको वो क्या कर जाएगी, एक पॉइंट पे डिमिनिश कर जाएगी। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिक्रीज हो रही है ऑरेंजेस की, जो वो ऑरेंजेस को कम करता जा रहा है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारे पास चीज़ कम रह जाती है तो ही हमें उसकी ज़्यादा यूटिलिटी फील होती है, तो ही हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो कॉन्सिक्वेंटली द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। तो हर एक एडिशनल यूनिट के लिए वो कम से कम मतलब अपना जो गिव अप है वो करेगा। In other words, the marginal rate of substitution of apples for oranges diminish। जो marginal rate of substitution है वो क्या कर जाएगा, diminish कर जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर स्टडी किया। तो ये जो लॉ अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन्स एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ DMU। कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाइड किया जा सकता है। गुड्स जो है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए, गुड्स हैव अ अल्टरनेटिव यूजेस। ये लॉ अप्लाई नहीं होता परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आगे बात कर रहे हैं कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो कांस्टेंट है उसमें क्या बताया गया आपको, कांस्टेंट इफ टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ x ओनली 1 यूनिट ऑफ y इज सैक्रिफाइस टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिर्फ एक ही यूनिट को क्या कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है। जैसे पहले बताया गया कि उसने पहले 3 छोड़े, देन 2 आ गया, देन 1 पे आ गया। अब यहाँ पे वो सेम ही रखता है, 1 ही उसने सेक्रीफाइस किया। 1 मोर एप्पल लेने के लिए उसने 1 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, फिर से 1 मोर एप्पल लेने के लिए उसने 1 ऑरेंज को ही सेक्रीफाइस किया। तो ये बन जाता है आपका कांस्टेंट MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है, जो सेक्रीफाइस है, उसका वो सेम रहता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इन सच अ सिचुएशन इंडिफरेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे को आती है। चलिए नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंक्रीजिंग में आपको क्या बताया गया है, एज अ स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द कंज्यूमर। जैसे ही कंज्यूमर के पास किसी कमोडिटी का स्टॉक ज़्यादा होता है, कंज्यूमर क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है फॉर द अदर कमोडिटी एट एन इंक्रीजिंग रेट, ज़्यादा छोड़ देता है। अगर किसी के पास ऑरेंजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, या किसी ने एक दिन पहले ही बहुत सारे ऑरेंजेस ले लिए हैं, तो वो ज़्यादा गिव अप करेगा दूसरी चीज़ को लेने के लिए, दूसरी कमोडिटी को लेने के लिए। जैसे ही किसी के पास ज़्यादा स्टॉक आ जाता है तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है एट द इंक्रीजिंग रेट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू obtain 1 unit of x, 2 units, 1 more unit of x, 2 units of y are sacrificed। अगर एक यूनिट को लेने के लिए 2 यूनिट्स है y के सेक्रीफाइस कर दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होती है, कॉनकेव होती है।
ओरिजिन से। वैसे ये क्या कहते हैं, ये क्या हो रही है हमारी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक है। ये मैं सोचूँ ये कन्वेक्स की है, ये कन्वेक्स की है, कनकेव की तो ऐसे बनेगी ना, तो ये पेज ज़्यादा दोबारा से ऐड हो गया बीच में। अभी इसको यहाँ तक रखो, कनकेव कनकेव होती है। उसके बाद देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें, ये रहा कनकेव। ओके, इंडिफरेंस कर्व जो हमारी रहती है वो कनकेव रहती है ओरिजिन से, ये ऐसे बनती है कुछ। ओके, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस, सेकंड में 2 एप्पल्स 9 ऑरेंजेस, एंड उसने 1 सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल लेने के लिए उसने 2 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया, और 1 मोर एप्पल को लेने के लिए उसने 3 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस किया। यहाँ पर जो रेट है वो 1 2 3, मतलब पहले 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 3 छोड़े। अगर हम पहले वाले की डिमिनिशिंग की बात करें तो वहाँ पे कुछ रेशो इस तरह से बनी थी, 3:1, 2:1 एंड 1:1, ये कुछ इस तरह से था। ओके, तो ये तो हम कर रहे थे इंक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग में जो क्या रहती है वो कनकेव रहती है, डिमिनिशिंग में ये कन्वेक्स रहती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस, ये आपको जो बताया है ये सारा सेम वही लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। इन दिस सिचुएशन द इंडिफरेंस कर्व विल बी कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। चलो ये तो हमने कर लिया। MRS क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और उसके बाद लॉ इसके बारे में जो बताया गया है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। अब बात कर लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में। जो DMRS है, DMRS एंड DMU, दोनों के लॉ के बारे में क्या डिफरेंस है। दोनों ही कंज्यूमर के बिहेवियर को बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉज, एज अ स्टॉक ऑफ अ गुड ऑफ अ कंज्यूमर गोज इंक्रीजेस, जैसे ही कंज्यूमर के पास गुड्स की किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो जो इम्पोर्टेंस होती है एडिशनल यूनिट्स की वो क्या हो जाती है, गोज ऑन डिमिनिश, वो डिमिनिश हो जाती है। तो लॉ ऑफ DMRS देयरफॉर कन्फर्म्स टू द लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMRS explain the tendency of the consumer behavior with 4 less assumptions than the law of DMU. Consequently, this law is more realistic than the DMU. ज़्यादा रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू द DMU। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कार्डिनल मेजर नंबर कुछ भी नहीं लिया है, नो नीड ऑफ मेजरिंग द यूटिलिटी इन द कार्डिनल नंबर। DMU में हमने स्टडी किया था कि कार्डिनल नंबर्स में हम उसको क्या करते हैं, यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। तो इसमें कुछ भी अजम्पशन ऐसी नहीं ली गई है जिसमें आपको यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेज़र करना पड़े, तो ये लॉ ज़्यादा रियलिस्टिक है। देन नो इंडिपेंडेंट कमोडिटीज अजम्पशन, उन्होंने कहा था कि हर एक जो कमोडिटी की यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी यहाँ पे कोई भी अजम्पशन नहीं ली गई है। Unrealistic assumption that the utility of a commodity depends upon its available quantity only. लॉ ऑफ DMU के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था कि जो यूटिलिटी की कमोडिटी है वो डिपेंड करती होनी चाहिए अवेलेबल क्वांटिटी के ऊपर ओनली। फॉर इंस्टेंस, टी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलिटी ऑफ अ रिलेटेड गुड कॉफ़ी। जो टी से मिलने वाली यूटिलिटी है वो कॉफ़ी के यूटिलिटी को इफेक्ट नहीं करती होनी चाहिए, तभी तो ये इंडिपेंडेंट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी है टी की, ये इंडिपेंडेंट है यूटिलिटी किसकी, कॉफ़ी की। ये DMU की अजम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी अजम्पशंस उन्होंने नहीं क्रिएट करी है, कुछ भी DMRS में नहीं लिया गया है। द लॉ कीप्स इन व्यू द इफेक्ट ऑफ यूटिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन ईच अदर। इन्होंने बल्कि ये दिखाया कि दो गुड्स की यूटिलिटी कैसे एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, इफेक्ट करती है।
इन अदर वर्ड्स इट रिकॉग्नाइजेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कमोडिटी, इंटरडिपेंडेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ओके, देन उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या ली थी, कांस्टेंट ली थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी अनरियलिस्टिक अजम्पशन नहीं ली गई है। जो लॉ ऑफ DMRS है वो फ्री है ऐसी बहुत सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशन से। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर 5 मार्क्स में आपको आता है तो आप इसको कवर कर सकते हो। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कुछ अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अजम्पशंस में सबसे पहले इन्होंने लिया है रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है रैशनली बिहेव करेगा, जिसका मतलब क्या है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए आउट ऑफ हिज टोटल इनकम। ओके, देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी उसकी जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रही है डिफरेंट कमोडिटी से, उनके कॉम्बिनेशन से, उसको ऑर्डिनल नंबर से एक्सप्रेस किया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको नंबर्स में न्यूमेरिकली नहीं बताया गया है। तो DMRS के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये मान के चलता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश करता है, जिसका मतलब है एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज विद द कंज्यूमर ही सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर कमोडिटी। जैसे किसी चीज़ की स्टॉक ज़्यादा बढ़ती है तो वो उसको दूसरे के साथ डिमिनिशिंग रेट के ऊपर क्या कर लेता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है। नॉन सेटिस्फी, कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसे हमेशा ज़्यादा ही चाहिए, वो ज़्यादा ही प्रेफर करता है। मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड टू द लेस क्वांटिटी। 5 रसगुल्लास इंस्टेड ऑफ 2 रसगुल्लास, उसको 5 चाहिए 2 की जगह। कंसिस्टेंसी इन द सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है कंज्यूमर के बिहेवियर में उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एट एनी गिवन टाइम द कंज्यूमर प्रेफर ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड्स टू द बी कॉम्बिनेशन। वो ए कॉम्बिनेशन को बी के ऊपर रख रहा है तो दूसरे टाइम पे ही विल नॉट प्रेफर बी कॉम्बिनेशन टू द ए, तो वो नेक्स्ट टाइम भी ए को ही चूज करेगा एज कम्पेयर टू द बी। तो वो दूसरे टाइम पे बी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा। अगर उसने फर्स्ट में ए लिया है तो उसको सेकंड में भी ए ही लेना है। ओके, देन आ जाती है ट्रांसिटिविटी। The analysis assume the transitivity with regard to the indifference and the preference. अगर कंज्यूमर प्रेफर करता है ए कॉम्बिनेशन एज टू द बी कॉम्बिनेशन, देन अगर वो सी के ऊपर बी को कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है, देन ही विल डेफिनेटली प्रेफर ए कॉम्बिनेशन टू सी। अगर ए कॉम्बिनेशन उसके लिए ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बी और बी कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सी, तो साफ सा मतलब है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सी ए बी सी से ऊपर ही रहेगा। तो ए और सी का अगर कंपैरिजन करें तो सी ऊपर नहीं आ जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली ही प्रेफर ए कॉम्बिनेशन टू सी कॉम्बिनेशन। लाइकवाइज इफ अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टुवर्ड्स ए एंड बी एंड ही इज ऑल्सो इंडिफरेंट टुवर्ड्स बी एंड सी, देन ही विल ऑल्सो इंडिफरेंट टुवर्ड्स द ए एंड सी। अगर वो ए और बी के लेके और बी और सी को लेके इंडिफरेंट है तो ए और सी को लेके भी इंडिफरेंट ही होना चाहिए। ओके, देन आ जाता है इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अनदर अजम्पशन है ये इंडिफरेंस कर्व की, जो कंज्यूमर का स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसके इनकम एंड प्राइसेस, जो भी गुड्स के मार्केट में चल रहे हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑफ फॉल और राइज, प्राइसेस में भी चेंजेस आ रहे हैं, इनकम में भी चेंजेस आ रहे हैं, देन दीज चेंजेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। उसकी प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। अगर उसने एट द गिवन रेट, गिवन प्राइसेस और गिवन इनकम ए कॉम्बिनेशन को चूज किया है, उसके इनकम के कम हो जाने पे या इनकम के ज़्यादा हो जाने पे वो कॉम्बिनेशन ए को छोड़कर बी को नहीं लेगा, तो उसका जो प्रेफरेंस है वो सेम रहेगा। It is further assumed that the scale of preference of a consumer is not influenced by the scale of another consumer. Another consumer के साथ भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी सी assumptions थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे लगते हैं लेसन तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।